खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खानू। माली साल 2021-22 का बजट पेश कर दिया गया है। मजमूई तौर पर इस बजट को खुशाइंद अंदाज में देखा जा रहा है। जो दावे किए गए हैं हुकूमत की तरफ से कि, और फिर जिस तरह से बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने आज की जो कामयाबी हैं या जो फिगर्स हैं उसका मवाजना 2018 के साथ किया है। ख़ास तौर पर सबसे जो काबिल ज़िक्र चीज़ या जिससे उन्होंने आगाज़ करना मुनासिब समझा वो करंट अकाउंट डेफिसिट था, जिसको वो कहते हैं 20 अरब डॉलर की सतह पर छोड़कर गई थी हुकूमत, और हमने इसको सरप्लस किया है 800 मिलियन तक। अप्रैल 2021 तक की ये फिगर्स हैं। इसके अलावा वो अब 2018 की फिगर्स का कंपैरिजन कर रहे थे कि दरामदात जो थी वो 56 अरब डॉलर की थी, जो कि बरामदात का 214% थी, उसको कम किया गया है। फिर गर्दिशी कर्जे की उन्होंने बात की कि हमने उतारा भी तो सिस्टम ऐसा बना दिया गया था कि हम उसमें फंस के रह गए। फिर जो क्रेडिट लिया गया है वो तरसीलात ज़र का लिया गया है कि इस साल 29 बिलियन डॉलर तक ये पहुंच जाएंगी। फिर किसानों के हवाले से कहा गया कि इस दफ़ा उन्होंने 3100 अरब रुपए की उनको आमदन हुई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 800 अरब ज़्यादा है, यानी 32% इजाफा हुआ है। तो बहुत से आशारिये हुकूमत ने मुस्बत दिखाए हैं। ख़ास तौर पर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें जिसमें 9% का ग्रोथ वो बता रहे हैं। फिर सर्विसेज सेक्टर में वो कह रहे हैं कि ग्रोथ हुई है। इन तमाम सेक्टर्स में ग्रोथ की वजह से 3.94 को अचीव किया गया है, और फिर अगले साल 4.8 पर जाने का इरादा यह हुकूमत रखती है या इससे भी ज़्यादा। अब ये जो हुकूमत के इशारे इस बजट में हमने देखे हैं, जिसको हुकूमत ने मुस्बत इशारे करार दिए हैं, और फिर कई जगहों पर कुछ सेक्टर्स में जो टैक्सेस है उसमें छूट दी गई है सार्फिन को। ख़ास तौर पर जैसे हम देखते हैं गाड़ियों के में जो है, और फिर कुछ और टैक्सेस में छूट दी गई है। अब टैक्सेस में छूट देने से क्या, जो ख़ास तौर पर विदहोल्डिंग टैक्स की अगर हम बात करें, इन टैक्सेस में छूट देने से क्या टैक्सेस कलेक्शन में कमी वाक़ई हो जाएगी या फिर तजारत बढ़ेगी और फिर टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा? तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर कैस असलम साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आपको। अंजुम निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। अंजुम निसार साहब बहुत शुक्रिया। इरशाद मदारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और या मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए डॉक्टर कैस असलम साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। मुझे ये बताइए सबसे पहले तो आप मजमूई तौर पर इस बजट को कैसे देख रहे हैं? रिलीफ है उन लोगों के लिए जो महंगाई से बहुत तंग थे, क्योंकि आम आदमी बजट को इसीलिए देखता है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं, हमें रिलीफ कितना मिलेगा, हमारी सैलरीज में कितना इजाफा हो रहा है, महंगाई में कमी के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में आप कैसे देखते हैं बजट को? देखें, मैं तो इसको टेक्निकली ग्रोथ ओरिएंटेड देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने पानी के मसले हल करने की कोशिश कर रहे हैं इस बजट में, अपने इंडिजिनस बिजली बनाने की कर रहे हैं। आपने तनख्वाहें बढ़ा दी 10%, आपने पेंशन थोड़ी बढ़ा दी, आपने 20,000 रुपये उनके रख दिए, मगर इन्फ्लेशनरी होगा, क्योंकि आपने जब तक आपका मैकेनिज़्म डायरेक्ट टैक्सेस पे नहीं जाएगा, आपने हुजम बढ़ाया है इस बजट का और वो खर्चे करने हैं आपने, तो फिर कहीं ना कहीं वो ठीक है, कारों पे थोड़ा सा कम कर दिया या मोबाइल्स पे कम कर दिया, बट जनरली ये आपको इन्फ्लेशनरी होगा। और वो एक वैसे भी इकोनॉमिक्स की टर्म है कि जैसे ग्रोथ होती है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। उसका देखना है कि सेंट्रल बैंक अपने वो नीचे लाता है कि नहीं लाता अपने इंटरेस्ट रेट्स। बट इन द एंड ऑफ थिंग्स हम आवाम को ये नहीं सोचना चाहिए कि कल परसों तक वो खुशहाली आ जाएगी, ये नहीं सोचना चाहिए कि कल परसों तक चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, वो नहीं होंगी। ठीक है, ट्राजेक्ट्री मेरा ये ख्याल है कि जो वो कर रहे हैं 2 साल लगेंगे जी चीज़ों को उस लेवल पे जाने के लिए। डॉक्टर साहब, मजमूई तौर पर जो तासुर दिया ना आज बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि इसका ढांचा सारा ख़राब हुआ था, हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे और मुश्किल फ़ैसले किए हैं, और पहले 3 साल में वो तमाम खराबियां खामियां दूर करके हमने इसको सही डायरेक्शन दे दी है। इससे इत्तफाक करते हैं कि डायरेक्शन मिल गई है। देखें, इससे तो जब तक इंडस्ट्री नहीं हमें बताएगी कि उनकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या आई हैं। देखें, प्रॉब्लम जो इस मुल्क का है क्रॉनिक, कि आपकी लैंड अनप्रोडक्टिव है, आपकी लेबर अनप्रोडक्टिव है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से या रीजनल स्टैंडर्ड से, आपके मैनेजर्स अनप्रोडक्टिव हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अब तो आप रॉ मटेरियल भी बाहर से मंगवाते हैं। तो
ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये सिर्फ बजट में दूर नहीं होंगे ना जी। इसके लिए सीरियस स्ट्रक्चरल चेंजेस लानी पड़ेंगी। आपकी लॉ एंड ऑर्डर को के लिए लीगल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, आपकी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करनी है। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ, और सिर्फ इस गवर्नमेंट के लिए नहीं है, कि 19वीं सदी की इंस्टीट्यूशंस और कानूनों के साथ आप 21वीं सदी में नहीं जा सकेंगे। बट गवर्नमेंट ने वो मरातें शायद उस लेवल पे आईटी या नए लोगों को दी हैं। ये ठीक है कि पाकिस्तानी जो बाहर थे उन्होंने पैसा भेजा है और आपको वो रिस्पाइट मिल गई है, तो मेरा ये ख्याल है कि वो ये यूथ बल जो है इसको फिर ट्रेन करके आप बाहर ही भेज दें, ताकि वो फिर और पैसे भेजें और पैसे आपको भेज दें, अपने घर वालों को भेज दें। बट एट द सेम टाइम जब तक आप ये नहीं पिन पॉइंट करेंगे कि नई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो दुनिया में बिक सकती हैं, ठीक, और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ एसएमईज़ के साथ कैसे लिंक करती हैं। एसएमईज़ जहाँ मुझे इशू आ रहा है, हालांकि हुकूमत कह रही है कि वो फूड सिक्योरिटी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो जो आपकी जिसको हम कहते हैं फूड प्रोडक्ट्स हैं जी, तीनों, वो 3% हैं हमारी। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं चलें, मेरे साथ खबीब साहब मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात। बहुत शुक्रिया फ़ारूक खबीब साहब। सबसे पहले तो ये बताइए, तनख्वाहों में आपने 10% इजाफा किया है, डिमांड हो रही है कि 20% किया जाए, और लॉजिक ये है कि 2 साल बाद तनख्वाहें बढ़ रही हैं, इफ़रात ज़र में हर साल 10% इजाफा हो रहा है, तो इफ़रात ज़र के मुकाबले में जो आपने तनख्वाहें बढ़ाई हैं वो कम है। तो सबसे पहले तो तनख्वाहें और इफ़रात ज़र में जो रब्त है वो जस्टिफाई नहीं हो रहा बहुत सारे लोगों के ख्याल में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि पहले तो सामने रखना चाहिए कि जो हमारे वसाइल हमारे पास हैं और हमारे अखराजात हैं, उनको सामने रख के तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है। यकीनन जो पाकिस्तान के सामने दरपेश जो चैलेंजेस थे, मुल्क बैंक डिफॉल्ट के सामने खड़ा था, करंट अकाउंट का पहाड़ हमारे सर पे था, 60 अरब हमारी एक्सपोर्ट्स थी, ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ी तादाद के अंदर था। तो इन तमाम हालात में एक्सपोर्ट्स हमारी डिक्लाइन पे थी। इन तमाम हालात में जब मुल्क मिला तो हमने कम बैक करना था, फिर कोविड-19 का भी चैलेंज आया, इस दौरान रेवेन्यू को भी बढ़ाना था और उसके साथ साथ अपने अखराजात को भी कम करना था। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो 10% का इजाफा किया गया है। जहाँ तक महंगाई का मामला है, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जितना दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ी है, अगर आप UN की फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा उठाएं तो पिछले 11 साल की सबसे ज्यादा तारीख की जो पिछले 11 साल में महंगाई है वो इस एक साल के अंदर हुई है 40%, और सिर्फ पाम ऑयल की जो कीमतें हैं उसमें 124% इजाफा हुआ है। जो सारा पाकिस्तान खुर्दनी तेल जिसमें हम अपना खाना पकाते हैं वो बाहर से इम्पोर्ट करता है, 70% दालें जो है वो बाहर से आती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखा गया है और इसमें कोशिश की गई है कि आप एक तरीका था, आप तनख्वाहों के अंदर बेशुमार इजाफा कर देते सरकारी मुलाजमीन की, दूसरी जानिब आप उसी खर्चे को पूरा करने के लिए आप टैक्सेस लगा देते। लेकिन हमने एक बैलेंस क्रिएट किया है, एक मतवाजन बजट पेश किया है जिसमें जो नए टैक्सेस बराह रास्त वो नहीं लगाए गए सैलरीड क्लास के ऊपर, और कोशिश की गई है ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाए। और यही वजह है कि जो फूड सिक्योरिटी के लिए ख़ास तौर के ऊपर जो है वो हुकूमत ने तवज्जो दे रही है, उसके लिए ख़ास तौर के ऊपर पैसे भी रखे गए हैं, बजट के अंदर इम्पैक्ट भी वो कर रहे हैं। और जो आपको पता है कि हमारी जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। हमारी स्टेपल फूड 40% है, 60% फूड वो है जो हमारी ये फल हैं, सब्जियां हैं, ये एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारी प्रोड्यूस होती हैं जी, उनके लिए भी जो है वो स्टोरेज को प्रमोट करने के लिए भी पैसे रखे गए हैं, कोल्ड स्टोरेज को भी, और उनकी जो फार्म टू मार्केट रसाई है उसके लिए भी पैसे रखे गए हैं। और इसकी जो बढ़ोतरी है, जो हमारी बाकी फसलें हैं, जो चावल है, गन्ना है, राइस है, इसके अंदर मकई है, कपास है, इसकी क्रॉप को भी बेहतर बनाने के लिए, इसकी पैदावार को बेहतर बनाने के लिए जो है वो इसके अंदर पैसे रखे गए हैं। और बुनियादी चीज है जो हमारा तरक्याती बजट है, आप उसके अंदर देखें कि 900 अरब तक चला गया, 30 से 900 अरब रुपए के ऊपर उसको लेके गए हैं, जिससे आप देखेंगे कि कौमी धारे के अंदर एक तरक्की का एक नया जो है वो बाब खुलेगा, नया सफर शुरू होगा। आपको रियलाइज हो गया है कि बुनियादी सड़कें मोटरवेज नहीं बनाएंगे तो अगला इलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। सर उसमें सड़कें मोटरवेज, सिर्फ सड़कें मोटरवेज नहीं है, सड़कों का तो पोर्शन सिर्फ जो है उसमें 300 अरब रुपए का है, उसमें दीगर भी तरक्की के अवामिल जो है वो शामिल हैं, और उसमें सोशल सेक्टर को भी सामने रखा गया। और खास तौर के ऊपर आप फिर देखें कि जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लेकर आए हैं कि 40 से 60 लाख घरों को हमने नीचे से ऊपर उठाना है, 5 लाख रुपया
भी घर जो है कारोबार के लिए कर्ज फराहम किया जाएगा, छोटा कर्जा फराहम किया जाएगा, बिला सूद होगा। उनके घर बनाने के लिए बिला सूद उनको 20 लाख रुपए का कर्जा दिया जाएगा। जो काश्तकार शामिल होगा, छोटा काश्तकार है, उसको हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक जो है उसको कर्ज फराहम किया जाएगा, बिला सूद होगा। मशीनरी के लिए 2 लाख दिया जाएगा, हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, और उनके घर में से एक शख्स को जो है वो फनी तालीम दी जाएगी, ताकि ये जो 60 लाख घराने हैं, अगर एवरेज 4 लोगों को लगाएं तो ये तकरीबन जो है वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ के करीब तो हमारे आबादी के अफराद हैं जो कि बहुत वनरेबल पोजीशन से इनको आप उठाएंगे। और एहसास प्रोग्राम जिसको आपने बढ़ाया है 210 से 260 अरब रुपए किया है, उसके अंदर बेशुमार प्रोग्राम्स हैं जो डायरेक्टली हमारा जो वनरेबल तबका है उसको ना सिर्फ सपोर्ट फराहम करेंगे बल्कि उनको पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर भी किरदार अदा करेंगे। साथ सिर्फ जो है वो अच्छा फारूक साहब, ये कैश सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है बल्कि उसको पॉवर्टी एलिवेशन के। ये बताएं कि जिन सेक्टर्स में आपने टैक्सेस में छूट दी है, खास जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में या मोबाइल्स में, या आप कैपिटल गेन टैक्स कम कर रहे हैं, आपको बेसिकली ये रियलाइज हुआ है कि जब आपने टैक्सेस का वॉल्यूम बढ़ा दिया था तो तजारत का वॉल्यूम कम हो गया था, गाड़ियां कम बिकी हैं, तो तजारत का वॉल्यूम कम होने से अल्टीमेटली नुकसान हुआ है। तो अब आपका की इंटेंशन क्या ये है कि आप जो है वो टैक्सेस को कम करके तजारत का वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। देखें, अब जो PMLN का मॉडल था वो मॉडल था कंजम्पशन मॉडल था, कर्जे लेके, क्रेडिट कार्ड ग्रोथ मॉडल था। जो इस मॉडल को हम लेके चल रहे हैं, जो पूरी दुनिया सस्टेनेबल जिसको जानती है, वो है एक्सपोर्ट बेस्ड मॉडल और पैदावार बेस्ड मॉडल, जिसमें आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी बढ़ाना शामिल है, उसमें ज़रूरी प्रोडक्शन को बढ़ाना भी शामिल है। जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात हम करते हैं उसमें आसानियां, जब 850 सीसी के ऊपर जो है वो टैक्सेस को कम किया गया है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी को खत्म किया गया, सेल्स टैक्स को कम किया गया उसके ऊपर, उसकी बुनियादी वजह यह है कि 850 सीसी गाड़ी तो जो आम आदमी है वो लेता है, जो कि मुतवसत तबके से, जो लोअर मिडिल क्लास से जिसका ताल्लुक है, उसके लिए भी डायरेक्ट रिलीफ है। और इसे जो हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर की प्रोडक्शन है, सेल्स है, उसके अंदर भी इजाफा होगा। इसी तरीके से आप देखें कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी इजाफा हुआ। ऑलरेडी अगर आप पिछले साल की नस्बत इस साल के फिगर्स देखें तो ऑटोमोबाइल तो ऑलरेडी जो है वो 54% इजाफा हुआ, मोटरसाइकिलों की सेल्स में 34% इजाफा हुआ। आप इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके तलका अलाइड हमारी 120 इंडस्ट्रीज हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, उसके अंदर आप 40% सीमेंट की सेल्स में, रिकॉर्ड स्टील की सेल्स में इजाफा, ईंटों की सेल्स के अंदर जो है वो इजाफा, उससे मुतलका जितने मटीरियल्स हैं, इनसे मुंसलिक जो लोग हैं, जो मेसन है, उसकी जो है वो दिहाड़ी के अंदर डेली का जो है वो एक अपना वाज़े इजाफा नजर आता है आपको। मुझे अंजुम निसार साहब ये बताइए कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो हुकूमत की तरजीह नज़र आती है, लेकिन SMEs पे भी आपको लगता है कि हुकूमत ने इस बजट में रियायत दी है? और दूसरा, आप ये समझते हैं कि जो टैक्सेस में छूट हुई है इससे जो तिजारत का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने SME पे बात की है, तो SME पे मेरा ये कहना है कि देखें, बड़ी अच्छी बात है आज शौकत तरीन साहब ने इस सेक्टर को भी, इस पे भी नज़र डाली, क्योंकि SME का सेक्टर का देखें दुनिया में हम कहीं भी एग्जांपल ले लें, स्विट्जरलैंड की, जापान की, जर्मनी की, नीदरलैंड की, इन सबका SMEs का कंट्रीब्यूशन ओवर 90% है। इनफैक्ट स्विट्जरलैंड में 98% GDP का जो कंट्रीब्यूशन है वो SME सेक्टर से आता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम कहते हैं कि 25-30% है, लेकिन उनकी एक्सेस टू बैंक लोन खाली 6% है, और कॉर्पोरेट सेक्टर 75% यूटिलाइज करता है, विच इज़ नॉट, वी शुड नॉट क्रिटिसाइज दैट, दैट्स अ गुड साइन, बट SME सेक्टर को नहीं मिलता क्योंकि उनको सिक्योरिटी नहीं होती। तो मैं समझता हूँ इस तरफ तवज्जो देना बहुत जरूरी है। जो सिक्योरिटी SME सेक्टर ही है जो आपकी ग्रोथ लेके चलेगा। जापान की आप एग्जांपल मैं देता हूँ, एक SME कंपनी के अंदर 9 मुलाजिम है, 10 और $40-55 बिलियन का वो ट्रांजेक्शन करते हैं। आप देख रहे हैं जो इसको सपोर्ट करेगा इस बजट में लिया गया या गवर्नमेंट की तरफ से कौन से इनिशिएटिव आप देख रहे हैं? अगर हाँ, इस ओवरऑल बजट को देखिए, हम ऐसे ही देखें कि ऐसी क्या चंद चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ सबसे पहला जो हमारी बड़ा दहीना मुतालबा था बिजनेस कम्युनिटी का और पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का, हम लोग तंग थे ये ऑडिटेड से, हरेसमेंट ऑफ टैक्स पेयर। ये मेरे ख्याल 70 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हरेसमेंट ऑफ टैक्स पेयर्स को ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई एक नहीं, 2 नहीं, 3 ऑडिट होते थे एक साल में। अपनी एनर्जीज, हमारे सारे एफर्ट्स उस तरफ लग जाते हैं कि बजाय कि हम तवज्जो दें। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा गुड
मेजर डिसीजन ले गया विच विल हैव ए वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट इन कमिंग डेज अपकमिंग उसमें आप देखेंगे। इसमें क्या होगा, क्योंकि आपके ले देगा मुश्किल से 2.5 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, जिसमें से 1 मिलियन कोई सैलरी क्लास है, तो इन अफेक्ट में खाली 0.5% टैक्स पेयर है, जो कि हमारा रेट ऑफ जो हम टैक्स टू जीडीपी देखें तो बहुत नीचे चला गया टैक्स। सोमालिया, भूटान, नेपाल, किसी का एग्जांपल ले लें, तो मैं समझता हूँ दिस विल सेंड ए गुड पॉजिटिव मैसेज, क्योंकि जो लोग टैक्स नेट में नहीं थे वो तो जब हमारा हर्षा देखते थे टैक्स पेयर्स का, वो कहते थे तौबा हम नहीं आएंगे, आपका ये हाल है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा अच्छा इकदाम होगा। विद होल्डिंग टैक्स एक हमारा एक और मुतालबा था, 12 किस्म के मुख्तलिफ सेक्टर से विद होल्डिंग टैक्स को खत्म कर दिया गया है। यानी कि आप शारजाह जाते थे, बेचारा वो ट्रेवल टैक्स देता था, डोमेस्टिक फ्लाइट करते आप टैक्स देते थे, आप अपना ही पैसा बैंक से निकालते थे, आप पे टैक्स था, आप सीएनजी स्टेशन पे टैक्स था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये विद होल्डिंग टैक्स था। तो मैं समझता हूँ इससे भी एक बहुत बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। एहसास प्रोग्राम जो सोशल सेफ्टी नेट होता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चूंकि आपकी आबादी को 5-6 करोड़ पॉवर्टी लेवल से बहुत नीचे है जो पॉवर्टी लेवल होता है, तो मैं समझता हूँ इसको सिक्योरिटी नेट देना बड़ा जरूरी था कि कम से कम जाए। सैलरीज और पेंशन में इजाफा किया गया, दिस विल सेंड अ गुड मैसेज। एक और एरिया जिसमें ऑब्वियसली मेरी अलग राय हो सकती है, लेकिन आईटी सेक्टर्स को टोटल जीरो रेटेड कर दिया गया। आईटी सेक्टर आज इंडिया में असद भाई देखें तो उनकी मौजूदा 2020 की एक्सपोर्ट थी $137 बिलियन और 21 की एक्सपोर्ट का पूरा टारगेट रखा है $150 बिलियन, यानी पाकिस्तान उसका 1% भी नहीं, जबकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो इसको टोटल जीरो रेटिंग कर दिया गया, जो इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा नजर आ रही थी। हाँ, लेकिन साथ में ई कॉमर्स को हटा दिया गया। जी, लेकिन ई कॉमर्स में सेल्स टैक्स नेट में जो है इजाफा वो डाल रहे हैं, हालांकि उसकी गवर्नमेंट चाहती है कि 100% इंक्रीज चाहती है। बिल्कुल जी जी असद भाई, एक साल में ई कॉमर्स को भी एक साल और फलने फूलने देना चाहिए था। दुनिया में ऐसा होता है, आप इस सेक्टर को फलने फूलने देते, बाद में टैक्स नेट में ले आते, तो बाकी कई छोटे ऐसे मैं समझता हूँ। देखिए, चूंकि एक्सपोर्ट हमने बढ़ानी है, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी जब तक आपके पास एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं होगा। ये एक अच्छी खुशाइन बात है अल्लाह के फजल से। इस साल हमारी जो तमाम क्रॉप्स है, मेजर क्रॉप्स, उनकी अच्छी बम्पर प्रोडक्शन हुई है, और उसका इम्पैक्ट चूंकि पानी के भी तरफ तवज्जो दी है, पानी की तरफ फंड रखे हैं 90 कुछ अच्छा अमाउंट रखा है, क्योंकि पानी से जब तक हाइड्रल एनर्जी आप पैदा नहीं करेंगे, जो ये 4 क्रॉप्स है ना, ये आपको 85% पानी रह जाती हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीजें अच्छी हैं। जहां पे हम समझते थे जो हमारी कंसर्न के एरियाज हैं वो है डेट। आपका सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है, और डेट टू आपका जो आपने लोन लिए हुए हैं, जी हाँ, ये कंसर्न की बात है। $100 और डोमेस्टिक डेट बिल्कुल ये 27 3 ट्रिलियन ट्रिलियन को टच कर रहा है। बिल्कुल सही है, ये बहुत बड़ा कंसर्न की बात है सर। मैं सर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस पर वापस आता हूँ आपके पास मजीद बात करने के लिए। लेकिन औरिया साहब, मुझे अभी ई कॉमर्स की जैसे बात हो रही थी, ई कॉमर्स में गवर्नमेंट चाहती है कि 100% इंक्रीज नेक्स्ट ईयर में, लेकिन इसको आप टैक्स नेट में शामिल कर रहे हैं। अंजुम निसार साहब भी कह रहे थे, और लगता भी ऐसा ही, कि इसको भी फलने फूलने देना चाहिए था। अभी ये इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है पाकिस्तान में। तो और दूसरा ये कि जब हम बहुत सारे टैक्सेस में छूट देख रहे हैं, तो फिर हमने इकट्ठा भी तो करना है 1200-1300 अरब रुपए इजाफी, जो अगले साल में 5800-5700, 5750 का हदफ हम रख रहे हैं, वो कहाँ से आएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि टैक्स के सिस्टम की जो बुनियादी चीज़ ये होती है कि टैक्स कम किया जाए और टैक्स बेस बढ़ाया जाए। और ये इसके लिए बहुत अच्छा इस मसले में बजट है। अगर टैक्स बेस बढ़ जाए तो आपका मसला है कि टैक्स कम होगा तो लोग देने को तैयार होते हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा खौफजदा मामला यही है कि जब एक दफ़ा आप टैक्स नेक्स्ट में आ जाते हैं तो फिर उसको ये डर लगा रहता है कि 60% तक कब मुझसे टैक्स वसूल किया जाता है। लेकिन उसको ये कहा जाए कि यार तुम 500 रुपया दे दो, या 10% दे दो, या 3% दे दो, तो आपको टैक्स देते हैं। आप देखें कि इस बरसगीर पाक हिंद में 1947 से पहले कोई इनकम टैक्स नहीं था, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं थी। ये 9% जो था आबियाना और मालिया होता था। और दुनिया में जो फाइनेंशियल ईयर है ये शुरू होता है जनवरी में, पाकिस्तान और इंडिया में जून में शुरू होता था, इसलिए कि अप्रैल में गंदम की फसल आ जाती थी और लोग टैक्स देने के काबिल होते थे। उस 9% मालिया के ऊपर अंग्रेज ने पूरा इंडिया चलाया है, बिगेस्ट इरिगेशन सिस्टम, बिगेस्ट एजुकेशन। ये जो खौफ हम पैदा करते हैं ना कि ये लोग निकल गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये स्टेप जो लिया गया है कि विद होल्डिंग भी दो, तो फलाने भी जगह, तो यहाँ भाई नहीं, उस पर एतमाद करो, वो आपको मिनिमम टैक्स देने के लिए हर बंदा तैयार होगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आके तंग ना करे जी, उसको कोई और रिश्वतखोर आके तंग ना करे, उसका ऊपर ऑडिट की टीमें आके ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये जो आईटी की बात है, ये मुझे बड़ी खल रही है इस वक्त, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये भी इमरान खान साहब की हुकूमत 3 साल में जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, गा गा कर गवैया बने हैं, वो खेल खेल कर आखिर से यहाँ पर आए हैं। वरना इन द बिगिनिंग जब बजट आया था उससे तो ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं कितने लोगों ने मिलकर कोई पता नहीं क्या चीज बना दी है, जिसमें कोई समझ नहीं आ रही थी। पुलाव बनाने वाले की बिरयानी बनाने की क्या बन गई। अल्लाह की तरफ से कुछ फैक्टर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को
यहाँ पर इस वक्त बिल्डअप किया है। मतलब आप खुद सोचें, कोरोना जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल इसलिए हो गया कि बाहर सारा का सारा बंद था और हमारी जो एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गई। इसके साथ साथ अब बम्पर क्रॉप में हमारी कोई पॉलिसी का इसमें असर नहीं है। अल्लाह की तरफ से ये चीज हुई, अल्लाह ने एक खास किस्म की बम्पर क्रॉप दी और आपको अल्लाह की नेमत, अल्लाह ने आजमाइश में डाला है आपको, आप बेहतर के। अच्छा, उसके साथ साथ रिमिटेंसेस का जहां तक ताल्लुक है, वहां पर स्टेबिलिटी आई, सूरत आपकी रिमिटेंसेस बढ़ी। अच्छा, सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जो इनका गुड स्टेप्स था। एक जो ये था कि आपने फिक्स प्राइस पे वो जो आपने उसको दे दिया अपना उस पर बिजली दे दी और उससे जो आगे बढ़ गया। और दूसरा अच्छा स्टेप था कि जो ओल सेक्टर, खुसूसन ये जो अपना कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, जिसको हमने मलक रियाज है, ये है, फ्लो है, हर बंदे ने उनके ऊपर लान तान शुरू की हुई थी, ये कमाते हैं, ये खाते हैं, आपने उस पर एतमाद किया। वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर बेसिकली पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था। एक आदमी जो कि 15 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है जी, 70 इंडस्ट्रीज देखे ना, सबकी ख्वाहिश होती है मुझे 2 मरले का भी घर बन जाए। सही बात। उसको ख्वाहिश को आप वो दो चीजें थी। अब इनके पास एक बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया है। इस इम्तिहान के अंदर सूरत हाल है कि इन्होंने, होता यह है कि महंगाई कम करने से ज्यादा परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। महंगाई खुद ब खुद ठीक हो जाया करती है। महंगाई होती है सिर्फ 2 लोगों के लिए, एक सैलरीड जो आम आदमी होता है और एक सैलरीड जो आपका होता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। शाह साहब को के पास में यही सवाल लेकर आना चाहता है कि जब हम हुकूमत से बात करते हैं महंगाई की, तो हुकूमत इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। वो कहती है कि जी देहातों में तो खुशहाली आई है, 3100 अरब रुपए की आमदन किसानों को ज्यादा हुई है, तो जो महंगाई है वो सिर्फ सैलरीड क्लास का इशू है। ये हुकूमत का इसमें आर्गूमेंट ये है। वो कहते हैं कि किसानों को तो 32% इजाफा मिल गया है। तो क्या सैलरीड क्लास, जो कि एक बहुत बड़ी क्लास है, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, और जाहिर है अगर इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट है हुकूमत के लिए, तो इसके लिए आपको क्या मैनेज होता हुआ नज़र आ रहा है इसमें सर? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो जहन में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि मैं इस बजट को समझ रहा हूँ कि ये तरक्की सस्टेनेबल जो ग्रोथ है जो कहते हैं, ये उस तरह का बजट है, क्योंकि इस पे सरमाए पर भी तवज्जो दी गई है, मेहनत पर भी तवज्जो दी गई है और सोशल सेक्टर पर भी तवज्जो दी गई है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है वो अचीव किया जा सके, और इसका फ़ायदा भी है। अब ये जो हम कहते हैं कि सैलरी क्लास, देखें यहाँ प्रोडक्टिव क्लास कौन सी है, जो अगर प्रोडक्टिव क्लास जो है माशरे की, अगर वो मसाइल का शिकार होगी, तो फिर बाकियों को आप जो भी कह लें, वो जितनी भी खुश हो, लेकिन मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। ये सैलरीड क्लास जो है, खा वो सरकारी मुलाजमत में हो या निजी मुलाजमत में हो, ये सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्टिव फैक्टर है, प्रोडक्शन में इसका किरदार है। इसलिए इसको राज़ी रखना, इसके लिए सहूलतें पैदा करना हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। जो इस महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, ये हकीकत है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये बात भी ठीक है, हुकूमत कह सकती है कि जनाब क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ी है। यहाँ ये तो नहीं हुआ कि जो फल है या सब्ज़ी है या इवन इम्पोर्टेड जो आइटम्स हैं वो पड़े हों, उनका कोई ख़रीदार ना हो। इसका मतलब है कि अगर चीज़ जो है वो बिक रही है, तो इसका मतलब है क़ुव्वत ख़रीद मौजूद है। उसमें कुछ तबका ऐसा भी होगा, लाजमन होगा, जो नहीं ख़रीद पा रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग तो ख़रीद रहे हैं। तो मैं इसी नुक्ते नज़र से इसको कह रहा हूँ कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट है। डॉक्टर साहब ने उसको ग्रोथ ओरिएंटेड कहा है, मैं ज़रा इसको इस तरह से बढ़ा देता हूँ बात को। अब देखना ये है कि इससे फ़ायदा हुकूमत कैसे उठाती है। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने टैक्सों में मराहत दी हैं, तो क्या टैक्स गुजारों की तादाद बढ़ती है और टैक्स का हुजूम बढ़ता है या नहीं बढ़ता? अगर तो माजी में ये होता रहा है, डॉक्टर महबूब हक के दौर में भी हमने देखा है, नवाज शरीफ साहब ने भी जब आए थे तो उन्होंने बहुत सारी मराहत दी थी। लेकिन हमारे यहाँ जो अफसोसनाक पहलू है वो ये है, जिसको एक हकीकत के तौर पर कबूल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ खा वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, खा कोई और हो, वो कौमी तरक्की में अपना हिस्सा डालना नहीं चाहता। अगर FBR जो है वो टैक्स लेने से ज़्यादा दिलचस्पी रिश्वत लेने पे रखता है।
अगर टैक्स गुजार जो है टैक्स देने से ज़्यादा रिश्वत देने में दिलचस्पी रखता है, तो आप जो भी मराहत देंगे, सहूलतें देंगे, उसमें कुछ लोगों की जेबें भर जाएंगी, हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, कौमी ख़जाने में कुछ नहीं आएगा। इस अप्रोच को, इस सोच को ख़त्म करने की ज़रूरत है और इसके लिए अखलाकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। आपने जिस एक शख्स को ये समझाने की ज़रूरत है कि जिस तरह मस्जिद में पैसा देना जो है वो कार सवाब है, मिस्कीन को खाना खिलाना कार सवाब है, इसी तरह स्कूल बनाना, इसी तरह हुकूमत को टैक्स देना ताकि वो हस्पताल बना सके, ताकि वो एहसास प्रोग्राम के लिए पैसे खर्च कर सके, ये भी कार सवाब है। कार सवाब सिर्फ ये नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी की मदद कर दें। ये एक सोच पैदा करने की ज़रूरत है और ये सोच पैदा करना इमरान खान की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं माजी के हुक्मरानों के मुकाबले में। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग उन इदारों की, मसलन आपने इनकम टैक्स लेने वाले इदारों के सवाबदीदी इख्तियारात कम किए हैं, ये मज़ीद कम करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी होनी चाहिए कि आप अपने फ़राइज़ अदा किस तरह से करेंगे और उसके नतीजे में रियासत को फ़ायदा क्या। हमारा कौमी अलमिया जो है वो मैं माज़रत के साथ अर्ज़ करूँगा कि हमारे यहाँ कैपेसिटी नहीं है बहुत सारी चीज़ों की। मैं इसकी एक अदना सी मिसाल दूँगा। हमने शौकत अजीज़ साहब ने बताया कि 21 अरब डॉलर के मंसूबे मुकम्मल हुए हैं। ये हमारा जो सी पैक का वो बता रहे थे और बाकी जो मंसूबे सी पैक से वो हैं मुतसिल 21 अरब डॉलर के, 28 अरब के मेरे ख्याल मज़ीद चल रहे हैं और कुछ और, ये 60 अरब टोटल बनता है। हमने पिछले 5, 6, 7 साल में जो कुछ किया है वो 21 अरब डॉलर, हमारी सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट आई है या मुल्क के अंदर एक तरक्की का अमल शुरू है वो 60 अरब डॉलर है। पाकिस्तान जैसा मुल्क, 22 करोड़ आबादी का मुल्क, न्यूक्लियर पाकिस्तान जो है, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, उसके मुकाबले में चाइना ईरान में जा रहा है 400 अरब डॉलर का पैकेज लेके। हम 2018 में चाइना गए थे तो वो लोग हमें यही कहते थे, जो उनके टॉप बिजनेसमैन और टॉप ब्यूरोक्रेट से और सरकारी लोगों से मुलाकात हुई, वो कहते थे कि आप 60 अरब डॉलर पे खुश हो रहे हैं, हम तो 500 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। हम फलां मुल्क में 100 अरब कर रहे हैं, फलां में 200 अरब कर रहे हैं, वहाँ 500 अरब। आप 60 हम इसको 60 अरब डॉलर आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि 60 अरब को आप कंज्यूम कर सकें। तो कौम की बुनियादी तौर पर कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, इदारों की भी, अफराद की भी। ब्रेक लेट हो गई, मतलब ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा कुछ और पहलू हैं इस बजट के, उस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो बजट आया है उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर कैसर असलम साहब, ये बताइए कि जब हम टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं तो हम टैक्स बेस बढ़ाने की बात करते हैं, और इसी तरह से हम जब एक्सपोर्ट्स के बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स में भी जो सेक्टर्स पहले से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हम मैक्सिमम कितना बर्डन डाल सकते हैं जब तक कि हम इसकी बेस वाइडनिंग नहीं करेंगे। आपको लगता है कि गवर्नमेंट की इंटेंशंस दिखाई देती हैं कि एक्सपोर्ट सेक्टर में, क्योंकि हम ये बार बार कह रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी बना रहे हैं, तो आपको कई नए सेक्टर्स शामिल होते हुए नजर आते हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी? देखें, गवर्नमेंट की विजन दो तरीके से है। एक तो यही है कि जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं उनसे जितना लिया जा सकता है, मगर उसकी कैपेसिटी मैं एग्री करता हूँ कि अब उससे ज़्यादा नहीं है। और दूसरी तरफ वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी करना चाहते हैं कि वो चीज़ें जो हम बाहर से मंगवाते हैं, जैसा खुर्नी तेल है, उसकी जगह हम अगर अपने ही इलाके से ये पैदा कर लें तो शायद हम फॉरेन एक्सचेंज कमा लें, बचा लें। मगर ये जो आईटी सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा माइंड फ्रेम आ गया है जो बड़ा करेक्ट है, बट एट द सेम टाइम आपके पास यहाँ से लाहौर से लेके पिंडी तक एक पूरी बेल्ट है लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर की। हमने उनको अभी एक्सपोर्टेबल नहीं बनाया। हमारे पास पूरी बेल्ट्स हैं हॉर्टिकल्चर की, फलों की, दोनों ड्राई फ्रूट्स की भी, हमने उनको उस लेवल पे फिर हलाल फूड में डॉक्टर साहब बहुत पोटेंशियल है हलाल फूड में, हमें उस पर और बहुत ही कम हम फोकस किए हुए हैं। जी, बात ये है कि
इन सारी चीज़ों के लिए आपको ना सिर्फ स्टोरेज चाहिए, ना सिर्फ आपको लॉजिस्टिक्स चाहिए, आपको वो लवाजमत भी चाहिए जो पेस्टिसाइड से बचाएं और ह्यूमंस के लिए सही हों, और वो हमारे पास नहीं है। इन दी कॉन्टेक्स्ट तो हम यही तो कर सकते हैं कि ये यंग लोगों को आईटी की तरफ लगा दें कि वो अपनी जो हैं आइडियाज़, मगर वहाँ भी जब तक हम क्वालिटी कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक हम ब्रांडिंग नहीं करेंगे, जब तक हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को ऑनेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो एक आध साल के लिए हम शायद बेच लें चीज़ें, तो उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम्स आएंगे जो हमारी आलू की फसल या किसी और फसल में आए हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं क्वालिटी कंट्रोल के, वो इंटरनेशनल, और वर्केबिलिटी के वो इंटरनेशनल। राइट। चलें अंजुम निसार साहब, आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि हम अपने एक्सपोर्ट्स की बेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, और क्या आपको गवर्नमेंट की इंटेंशन नजर आती है, क्योंकि 27 अरब डॉलर तक हुकूमत ले जाना चाहती है। इससे पहले जो हम टारगेट्स रखते रहे हैं, पिछले कई साल में टारगेट अचीव नहीं हुआ, इस मरतबा हमने टारगेट भी बढ़ा दिया है काफ़ी ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कि हम किस बुनियाद पर ये कर पाएंगे? असद भाई, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, और किसी भी मुल्क को, पाकिस्तान के पास दो ही जरिए हैं इनकम के, एक तो एक्सपोर्ट, एक रेमिटेंस है। एक्सपोर्ट आज हमारी 70 साल बाद मुश्किल $25 बिलियन इस साल हम शायद अंदाजन टच करें, तो जो कि बहुत कम है। अगर हम कंपेयर करें किसी भी दुबई एग्जांपल, सबको पता है, अगर वियतनाम 2000 में $2 बिलियन थी, आज उनकी $300 बिलियन करीब टच करें। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बात की, हमें अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो हमें उन एरियाज में जाना होगा अदर देन टेक्सटाइल्स। जैसे इन्होंने हॉर्टिकल्चर की बात की, आज नीदरलैंड कोई $30 बिलियन की खाली हॉर्टिकल्चर इज द सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड के अंदर जो अपनी हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं। आईटी की बात की, आईटी के अंदर टैक्स दिया है, जैसे मैंने कहा था कि ये ई कॉमर्स को भी 2-3 साल बढ़ने देते तो हम शायद 7-8-10 बिलियन में पहुंचते। अब मुश्किल से अगर अपने साथ $1 बिलियन इजाफा भी कर लिया तो दैट वुड नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। हलाल मार्केट की इन्होंने बात की, हलाल मार्केट $1 ट्रिलियन है, और आज बदकिस्मती से दुनिया के तमाम वो मुल्क वो एक्सपोर्ट करते हैं हलाल। $1 ट्रिलियन की पोटेंशियल है, और हमारा अभी हम 0.4 पर खड़े हुए हैं, इन 1 ट्रिलियन के मुकाबले में 0.4 पर। हम तो जी हम है ही नहीं, तो हमारा जिक्र ही नहीं है। यहाँ के अगर इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान के अगर हलाल आइटम एक्सपोर्ट्स हों तो कितनी बड़ी मार्केट है। हॉर्टिकल्चर ये पूरी आपकी जो इंडस बेल्ट जाती है, हैदराबाद, मोतिया, गुलाब का, इतनी बड़ी हम डेवलप, लेकिन हमने मेरे ख्याल तवज्जो नहीं दी या उनको वो इंसेंटिव्स नहीं दिए। तो ये होते हैं एसएमई सेक्टर्स, ये एसएमई सेक्टर जिसको आपने डेवलप करना है, जिसके लिए आज अनाउंसमेंट की गई है। ये वे हाउसिंग, आप खुद गवर्नमेंट कहती है कि हमारा ये 30-40% चीज़ें वेजिटेबल फूड्स आए होते हैं। 2010 में जब मैं इस कराची चैप्टर का सदर था, उस वक्त जब उस गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हमने बजट भी रखे, हर इंपोर्ट पॉलिसी में अनाउंस होता है कि कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, बजट भी एलोकेट किया जाता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ सीरियस नोट, हम एग्रीकल्चर जब हम अगले साल का टारगेट भी रख रहे हैं, जब तक हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं होगा, कल डिमांड बाहर से आ भी जाए, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारी पर एकड़ प्रोडक्शन पानी के ना होने की वजह से, इनएफिशिएंसी होने की वजह से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टेक्निकल टूल्स ना होने की वजह से हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा पाते। अगर आपने $1-2 बढ़ा भी दी, आपने अगले 5 साल बाद अगर $30 बिलियन भी कर ली, तो हमने कौन सा कमाल कर लिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये मुमकिन नहीं है, कम से कम $100 बिलियन। लेकिन एक और बड़ा मसला है इन तमाम चीजों के लिए, जी सर, इन तमाम चीज़ों के लिए एक और बहुत बड़ा मसला है ना, वो ये है कि बिजली हमारे यहाँ आपको 15-16 सेंट की मिल रही है इंडिया में, और बाकी जगहों पर जो वो बाकी ममालिक में 7 सेंट की मिल रही है। तो वो जो है वो कंपेटिटिवनेस ही नहीं डेवलप हो पाती। और ये साहब, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि IPPs में जो मुआहिदे हुए हैं माजी में, अंजुम साहब आप एक जुमला कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं, मैं ये एक और ये दो चीजें जो आपने भी बात की, तो मैंने प्लांट एंड मशीनरी में गवर्नमेंट ने 5% ये किया, जो शायद किसी के अंदाज है, विच इज अ गुड डिसीजन। आप प्लांट एंड मशीनरी लाए, वो जो पहले ज्यादा 17% लग जाता था, 15 और 5% है, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। पानी की जो बिजली की बात की, बिल्कुल सही बात है। बिजली जब तक हम हाइडल, और गवर्नमेंट ने साल बजट कुछ एलोकेट भी किया है, अच्छा बजट एलोकेट किया, हमें SOS इमरजेंसी बेसिस पे, जब तक हम क्वांटम लीप एक्सपोर्ट अपनी हाइडल से भी ज्यादा शायद मुल्क के लिए सबसे बड़ा जी विंड और सोलर शायद इससे भी ज्यादा चीपेस्ट है, उस पर भी काम होना चाहिए, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जीज पे बात होनी चाहिए। लेकिन और ये सब जो मैं कह रहा था कि माजी में शायद अगर सबसे बड़ा जुर्म पाकिस्तान में हुआ है तो वो IPPs के साथ जो है वो मुआहदे हैं, जिसमें अगर आप जाएं तो वो करप्शन है, नेग्लिजेंस है, सब कुछ है उसमें, और उसका खुमियाजा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। गर्दिशी कर्जे बढ़े हुए हैं, बेतहाशा बुरा हाल है, ट्रांसमिशन पर इन्वेस्ट नहीं हुआ। तो इसकी तरफ आप कुछ गवर्नमेंट की इंटेंशन देखते हैं और ये साहब बजट में? देखें, एक इंटरनेशनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है कि हर वो मुआहदा
जिसके अंदर करप्शन की गई हो या चीट किया गया हो या किसी तौर पर मैलिस शामिल हो, वो मायदा जो है वो अपना लेजिटिमेट नहीं होता, क्योंकि बुनियादी तौर पर होता यही रहा है कि और दुनिया में मायदे कैंसिल हुए हैं। मैं मिसाल दे सकता हूं लैटिन अमेरिका के कम से कम 8 ममालिक की कि जिन्होंने अपने मायदे कैंसिल किए कि आपने देखिए कोटेक्ना का क्या मसला था। कोटेक्ना इंटरनेशनल एग्रीमेंट था आपका, लेकिन आपने निकाला उसके अंदर कि नहीं, यहां से किकबैक होती थी, यहां से पैसे दिए जाते थे, पैसे वहां जाके जमा होते थे। आपने कोटेक्ना को रिवाइज किया और आपने जाके, वो तो हमारा मसला था कि हमने सारे पैलेस ना रिकवर कर सके और हमने नेकलेस भी रिकवर न किए। ये है असल बुनियादी मसला। मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान हो या कोई, जिन लोगों ने मुआहदे किए होते हैं ना, वो ब्यूरोक्रेट जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो डरा देते हैं। वो खुल के बताते नहीं कि आप खुल के आप जाके इसको रिव्यू करवाएं। ये है अपने पुट योर फुट डाउन कि नहीं, हमें अगर नुकसान भी होता है, अगर देखें ना, छोटी सी बात है, आप टीसियान वाला इशू है, इस टीसियान वाले इशू को कैसे जाके उन्होंने इस बुनियाद पर खत्म किया, क्योंकि उनकी वो वहां से ऑफशोर कंपनी ने जाके एक गलत किस्म का डिसीजन ले लिया था। अब उसमें हमारी गलतियां भी थी, हमने किस तरीके से उसके बेसिस को खराब किया, हम गलत थे, लेकिन अगर वो जाके कोर्ट को डायरेक्ट आप भी जाके कर सकते हैं। आपको ये करना पड़ेगा और आपको बगैर सोचे समझे नुकसान होता है नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा। ये इंतजार नहीं कर सकते कि ये मुआहदे खत्म होंगे तो नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, वक्त कम रह गया है। लेकिन इस बात का क्या किया जाए कि फिर हमारी जमहूरियत भी खतरे में पड़ जाती है कि जिन लोगों ने ये सारे काम किए हैं वही तो बैठे हुए जमहूरियत के चैंपियन हैं, आप उनको मुल्क से भगा देते हैं। नहीं तो सर, उनमें अभी भी आपको मिल जाएंगे पार्लियामेंट में बैठे वाले। हाँ, वही है मसला, यही है ना प्रॉब्लम। ये है कि यहाँ जो है, जो जितना बड़ा लुटेरा है, जो सबसे बड़ा लुटेरा है, वही सबसे जमहूरियत का अलमबरदार है और वही मुल्क का पॉलिसी मेकिंग के रास्ते में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो पॉलिसी मेकर्स खुद हैं। ये और माजी की बेशुमार मंसूबे और मुआहदे इस तरह से हम देख सकते हैं, और कहीं पर हम जहाँ देखते हैं कि लूप होल्स हैं, वहाँ पर लेजिस्लेशन शायद इसीलिए नहीं हो पा रही होती। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में के लिए। बजट में बहुत सारी चीज़ें मुस्बत हैं, बहुत सारी चीज़ों की गुंजाइश अभी बाकी है। हुकूमत की जेब तंग है, उसने अपनी जेब को देखते हुए कुछ ईज आउट करने की कोशिश की है, कहीं पर कर पाई है, कहीं पर नहीं कर पाई है। एनीवे, गवर्नमेंट को 1250 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठे भी तो करने हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।